Hello dear students, welcome back to our channel Classes for You. I'm your mentor Smriti, and here in this session we are going to discuss our next topic for class 6, chapter number 9, where we were discussing about chapter number 9, the living organisms, characteristics and habitats. So we have already discussed few topics from this chapter in our previous class videos. So if you have not watched my previous class video, then you can visit to that directly by clicking on the link I will give you in the description box. So please visit and watch my video thoroughly. Let's begin the session with this box. Here are some lines in this box. Let's go through these lines. There are some changes. तो कुछ चेंजेस होते हैं दैट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते रहते हैं ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होते रहते हैं, एक टाइम लिमिट में होते रहते हैं. टू हेल्प दैम एडजस्ट टू सम चेंजेस, वो क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, सहायता देते हैं कि वो कुछ चेंजेस में एडजस्ट कर पाएँ, अपने आप को संयोजित उसमें कर पाएँ. ठीक है, इन देयर सराउंडिंग, अपने आसपास के वातावरण में, सराउंडिंग में. फॉर इंस्टेंस, इफ़ वी लिव इन ए प्लेन्स एंड सडनली गो टू हाई माउंटेन रीजन, अगर आप सपोज करो, अगर आप प्लेन रीजन में रह रहे हो, ठीक है, समतल एरिया में रह रहे हो और आपको एकदम से माउंटेन रीजन में रहना पड़ जाए, तब क्या होगा. वी मे एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज. तो हो सकता है कि हमें डिफ़िकल्टी हो, ठीक है, ब्रीथ करने में, सांस लेने में, और हमारी फिजिकल एक्सरसाइज करने में हमें वहाँ पर डिफ़िकल्टी हो, क्योंकि हम एक रीज़न से दूसरे रीज़न में जा रहे हैं. ठीक है, तो कुछ चेंजेस होंगे और उनमें एडजस्ट होने में हमें टाइम लग जाता है, या फिर थोड़ी बहुत हमें क्या हो सकता है, डिफ़िकल्टी हो सकती है. फिजिकल एक्सरसाइज फॉर सम डेज, कुछ टाइम के लिए होगी, कुछ दिनों के लिए होगी. वी नीड टू ब्रीथ फास्टर वैन वी आर ऑन हाई माउंटेन्स, अगर हम ऊँचे पठारों पर है, माउंटेन्स पर हैं, तो हमें सांस क्या जल्दी जल्दी लेना होता है. आफ्टर सम डेज, और कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, आवर बॉडी एडजस्ट टू द चेंज कंडीशन, कुछ टाइम के बाद अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या है, उसके लिए एडजस्ट हो जाती है, हम तेज़ तेज़ सांस लेने ही लग जाते हैं और हमारी बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है, उस सिचुएशन को. ऑन द हाई माउंटेन, उन ऊँचे पठारों के ऊपर. Such small changes that take place in the body of a single organism over short periods, तो ऐसे चेंजेस जो कि कुछ शॉर्ट पीरियड में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होते हैं. टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम, की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो चेंजेस आते हैं एक थोड़े से समय अंतराल में, ड्यू टू चेंजेस इन द सराउंडिंग, उसके आसपास के वातावरण के चेंज होने से जो चेंजेस आते हैं, आर कॉल्ड एक्लीमेटाइजेशन. इसको एक्लीमेटाइजेशन का नाम दिया जाता है, एक टर्म है एक्लीमेटाइजेशन. तो ये यही है कि शॉर्ट पीरियड में हम क्या कर पाते हैं, जो शॉर्ट पीरियड में हम एडजस्ट कर पाते हैं अपनी सराउंडिंग में, अपने आसपास के वातावरण में, उन प्रॉब्लम से निजात पाते हैं. ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये एक्लीमेटाइजेशन कही जाती है. इसको एक टर्म, एक नाम दिया गया है, एक्लीमेटाइजेशन कंडीशन. These changes are different from the adaptation that take place over thousands of years. और ये जो चेंजेस होते हैं जो थोड़े टाइम में होते हैं, थोड़े टाइम में ही आ जाते हैं, वो क्या है, एक्लीमेटाइजेशन कहे जाते हैं. और ये अलग होते हैं उनसे जो अडाप्टेशन से अलग होती हैं. ठीक है, दैट टेक प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जिसको थाउजेंड्स ऑफ हज़ारों साल लग जाते हैं. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट. ये यहाँ तक हम कर चुके थे अपनी प्रीवियस क्लास वीडियो में. सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से. वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. हम ये जानते हैं कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो सीड से ग्रो करते हैं, सीड से बनते हैं, हमें पता है. लेट अस लुक एट सम बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स. तो हमने पढ़े थे इससे पहले वाली क्लास में बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ एबायोटिक कंपोनेंट की तरफ देखते हैं, फैक्टर को देखते हैं, एंड देयर इफेक्ट, और उनके इफेक्ट के बारे में जानेंगे, ऑन सीड्स एज दे ग्रो इन टू यंग प्लांट्स. कि जब बीज से एक प्लांट बनता है तो उनमें जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे एबायोटिक फैक्टर से, यानी कि जो अजैविक तत्व हैं उनकी हेल्प से. सो इसके लिए हम करने वाले हैं एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 2 में देखिए क्या है,
रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1, जो हमने चैप्टर 1 में एक्टिविटी 5 की थी उसको आपने रिकॉल करना है, उसको याद करो। वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स, तो हमने वहाँ पर क्या स्प्राउट बनाए थे, अंकुरित कर दिया था उनको हमने, किसको, मूंग को, एंड चना सीड्स को, चने के बीज से और मूंग के बीज से। व्हेन द सीड टर्न्ड इनटू ए स्प्राउट, और जब वो स्प्राउट में अंकुरित बीज बन गया था जब उसका, इट इज़ सेड टू हैव जर्मिनेटेड, तो इसको कहा गया था कि जर्मिनेट हो गया है, जर्मिनेटेड है ये। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ ए न्यू प्लांट, और ये क्या है, एक नए प्लांट की बिगिनिंग होती है उसकी लाइफ की, उसके जीवन का शुरुआत होती है, उसके जीवन की शुरुआत जो है यही होती है कि वो जर्मिनेट हो जाता है सीड। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड, आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है कुछ मूंग के बीजों को। कीप 20 to 30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन, आपने 20 से 30 जो है एक तरफ रखने हैं, और जो बाकियों को क्या कर देना है, सोक कर लेना है, रेस्ट इन वाटर फॉर ए डे, उनको भिगो कर के रखना है वाटर के अंदर एक दिन के लिए। डिवाइड द सॉक सीड्स इनटू 4 पार्ट्स, अब आपने जो भीगे हुए जो बीज है उसको 4 भागों में बांट लेना है। कि 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर, एक को बिल्कुल ही पानी में डुबो करके रखना है, फॉर 3 to 4 डेज, 3 से 4 दिनों के लिए रखना है एक को। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दूज सबमर्ज इन वाटर, अब आपने जो ड्राई सीड लिए हैं और जो ये पानी में भीगे हुए जो वो लिए हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना, छेड़ना नहीं है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, छेड़ना नहीं है उसको। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड्स इन ए सनी रूम, अब आपने क्या करना है, एक भीगी हुई जो सीड्स हैं उनको, ठीक है, पानी में भीगे हुए सीड के एक पार्ट को आपने क्या करना है, सनी रूम, जहाँ पर सन की रेज आ रही हैं ऐसे पार्ट में उसको रख देना है एक को। एंड अनदर इन ए कम्प्लीटली डार्क रीजन, और दूसरे को क्या कहाँ रखना है, एक डार्क रीजन में रखना है जहाँ पर अंधेरा हो, ऐसे रीजन में रखना है। दैट डज नॉट अलो एनी लाइट टू कम इन, तो इसके पास जो आप डार्क में रख रहे हो उसके पास लाइट बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, और जो ये दूसरा सनी रूम है उसमें सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स, और जो लास्ट वाला पार्ट जो बच गया, हमने जो 4 पार्ट बनाए थे, तो जो लास्ट बच जाता है उसको हमने क्या करना है, हमने उसको वेरी कोल्ड रीजन, कोल्ड सराउंडिंग में, ठीक है, ठंड में रखना है उसको, जहाँ पर काफ़ी ठंडा हो वहाँ पर रखना है। से इन ए रेफ्रिजरेटर, हम कह सकते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं उसको, और विद आइस अराउंड दैम, या फिर उसके आसपास आइस को लगा करके रख करके ऐसे रख सकते हैं। रिंस दैम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, अब आपने क्या करना है, उसको डेली धोना है उसे पानी को, और उसको रिमूव कर देना है, रिप्लेस कर देना है, सॉरी रिप्लेस कर देना, पानी उसको बदलते रहना है, ठीक है। व्हाट डू यू नोटिस, तो आप क्या नोटिस करोगे, आपको क्या पता लगता है, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ टाइम के बाद आप क्या नोटिस करते हो, क्या चेंजेस आते हैं। डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेट यूनिफॉर्मली, तो क्या चारों कंडीशन जो आपने रखी हैं, वो जो बीज आपने रखे हैं भिगो करके या कोल्ड रीजन में या कैसे भी सनी रूम में, तो उनमें क्या आप देखते हो कि एक ही तरह से वो जर्मिनेट होते हैं, कि सेम रेट पर वो जर्मिनेट होते हैं, नहीं होगा ना। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन, तो क्या आप ये देखते हो कि किसी उस पार्ट में तो बिल्कुल ही स्लोअर होता है जर्मिनेशन, या फिर बिल्कुल ही नहीं होता, इन एनी ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई भी, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में क्या चेंजेस आप देखते हो, क्या उसमें जो जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो स्लोअर है या बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इस चीज़ का आंसर देना है, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देखोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो क्या आप ये समझते हो कि जो ये हमारे एबायोटिक फैक्टर होते हैं, अजैविक तत्व होते हैं, जैसे कि इसमें एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, तो और हीट होगी, तो क्या ये चारों जो हमने एबायोटिक कंपोनेंट लिए हैं यहाँ पर मेनली, तो क्या ये इम्पोर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। इन फैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके पता है सच्चाई तो ये है कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ये सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं उनके लिए। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स, हमने ये देखा है कि जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, वो कहाँ पर, बिल्कुल हॉट एरिया में भी रहते हैं, क्लाइमेट में भी रहते हैं, ठीक है, वातावरण में, और काफ़ी ठंडे वातावरण में भी रहते हैं।
इज़ नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही होता है कि कोल्ड एरिया में भी होते हैं, कोल्ड रीजन में भी होते हैं और हॉट रीजन्स में भी होते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, तो ये सर्वाइव कैसे कर पाते हैं, क्या रीज़न है कि ये कैसे मैनेज कर पाते हैं उस कंडीशन को? जैसे अगर हॉट है तो वहाँ पर उस कंडीशन में वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे वहाँ पर जीवित रह पाते हैं? अडेप्टेशन इज़ अ मैथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। अडेप्टेशन ही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, समायोजन जिसको बोलते हैं, अडेप्टेशन ही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है, एडजस्ट हो पाता है किसी भी कंडीशन में, किसी भी क्लाइमेट में। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम। जो अडेप्टेशन होता है वो एक छोटे समय अंतराल में नहीं होता, बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। क्योंकि ये इसका रीज़न क्या है कि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं ना, जो अजैविक वस्तुएं होती हैं, तत्व होते हैं किसी भी रीज़न के, वो बहुत ही स्लोली चेंज होते हैं, एकदम से चेंज नहीं हो जाते। यही रीज़न है कि जो अडाप्टेशन है वो एकदम से नहीं होता, ठीक है, डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम, एकदम से नहीं होता, थोड़े टाइम में नहीं होता, इसको अडेप्टेशन करने में टाइम लग जाता है। दूज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दिस चेंजेस डाई, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अडेप्टेशन नहीं कर पाते इन चेंजेस के साथ, इन परिवर्तन के साथ, तो वो क्या कर जाते हैं, वो डाई कर जाते हैं, वो मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं। एंड ओनली द अडेप्टेड वन सर्वाइव, और सिर्फ वो सर्वाइव कर पाते हैं, वो जीवित रह पाते हैं जिनमें अडेप्टेशन की प्रोसेस हो गई है या जो अडेप्ट कर पाते हैं नई सिचुएशंस में। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वे। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं अलग अलग तरीके से, डिफरेंट वेज में उनको अडेप्ट कर पाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट, और इसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग वैरायटी होती है ऑर्गेनिजम्स में, विविधता होती है डिफरेंट हैबिटेट्स में, यानी कि अलग अलग आवास स्थान पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हमें पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है ये? लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स। सो अब देखें हम कुछ ऐसे हैबिटेट्स को देखते हैं। अंडरस्टूड द एबायोटिक फैक्टर एंड द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन दिस हैबिटेट्स, ये जानने के लिए कि उनमें कैसे तो अडेप्टेशंस हो रही है उन एनिमल्स में, और कैसे क्या है जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो, उनको समझने के लिए हम आगे ही एक्टिविटीज़ या पढ़ने वाले हैं। एक पैराग्राफ देखिए जो है 9.3। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। तो अब हम अलग अलग हैबिटेट्स के बारे में जानेंगे, यात्रा करेंगे कि अलग अलग हैबिटेट्स कौन कौन से हैबिटेट्स हैं। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, तो उससे पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से। हमने दो तरह के पढ़े, एक टेरेस्ट्रियल होता है और एक एक्वेटिक होते हैं। टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड पर होते हैं, ठीक है, वो हैबिटेट जो लैंड पर होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, और जो पानी में होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। तो हम यहाँ पर टेरेस्ट्रियल से स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट है डेजर्ट। डेजर्ट से देखिए क्या है। We discussed the abiotic factor of a desert and the adaptation in camels. तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ये इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऊपर लाइंस में, पहले सेशन में, ठीक है, पहली वीडियो में आपको मिल जाएगा वो। तो हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके थे एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में ऑफ डिजर्ट, जो डिजर्ट के जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, अजैविक जो तत्व होते हैं, एंड द अडेप्टेशन इन कैमल्स, और जो अडेप्टेशन की जो प्रोसेस होती है कैमल्स के अंदर कि वो वहाँ पर कैसे समायोजित हो पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट, और हम यहाँ पर कैमल के बारे में तो पढ़ चुके हैं पहले, तो अब जो बाकी के जो हमारे प्लांट्स हैं और जो बाकी के जो एनिमल्स हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे कि वो डेजर्ट में कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, कैसे उनमें अडेप्टेशन होती है। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ अडेप्टेशन, क्या उनमें भी इसी तरह की अडेप्टेशन होती है। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स। तो क्या होता है कि रेगिस्तान में, अब हमें ये पता है कि जो ऊँट होते हैं, जो कैमल होते हैं, उनके तो लंबे पैर होते हैं, इसलिए वो आप वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन रेगिस्तान में तो रैट्स भी होते हैं, चूहे भी होते हैं, और स्नेक्स भी होते हैं, सांप भी होते हैं। तो अब वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास तो लंबे लंबे पैर नहीं होते, ठीक है, ऊँट की तरह वो नहीं बच सकते हीट से। तो उनमें क्या होता है दैट ए कैमल हैज, कि कैमल में तो लंबे पैर होते हैं लेकिन रैट और स्नेक्स में नहीं होते। तो वो कैसे एडजस्ट करते हैं, वो कैसे रह पाते हैं, वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं हमारे डेजर्ट एरिया में। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन burrows डीप इन द सैंड। तो वो क्या करते हैं इस गर्मी से बचने के लिए, जो कि उनकी मिट्टी में होती है, मिट्टी में छुप जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग
इंटेंस हीट, जो ये ज़्यादा हीट पड़ती है बाहर, ठीक है, उसकी मिट्टी के ऊपर या उसमें रेगिस्तान में, उससे बचने के लिए, टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंसिस हीट, इस हीट से बचने के लिए, उससे दूर रहने के लिए, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, दे स्टे इन विरोज, जो तो वो ना बिलों में रहते हैं, डीप इन द सैंड, जो कि सैंड में, उस रेत में नीचे की तरफ गहराई में बने हुए होते हैं, उन बिलों में वो रहते हैं छुप करके। ड्यूरिंग द नाइट वैन इट इज़ कूलर, और रात के समय, दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट वैन इट इज़ कूलर, और ये सिर्फ रात के समय में बाहर आते हैं जब ये क्या होता है, यहाँ पे ठंड होती है। ठंड के समय में तो ये बाहर निकल जाते हैं रेत से, और गर्मी के समय में यानी कि दिन के समय में वो धरती के नीचे अपने बिलों में घुस जाते हैं, चूहे और स्नेक जो सांप होते हैं। फिगर 9.5 shows some टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन ए डेजर्ट। तो जो डेजर्ट में उगने वाले कुछ प्लांट्स के बारे में फिगर 9.5 में बताया गया है, दिखाया गया है। हाउ आर दीज अडाप्टेड टू द डेजर्ट, और ये डेजर्ट में कैसे अडेप्ट कर पाते हैं, कैसे उसमें रह पाते हैं। देखिए इसके लिए फिगर दिया गया है 9.4 ये दिखाया गया है, डेजर्ट एनिमल इन ब्रोज। तो ये क्या है, बिलों में छुपे हुए हैं। ये देखो ये चूहा छुपा हुआ है, ये स्नेक छुपा हुआ है। इस तरह से क्या है, ये देखो ये बिल बने हुए हैं ब्रोज, ठीक है, इस तरह से एरियाज बने हुए हैं, और यहाँ पर ये छुप जाते हैं दिन के समय में, रात के समय में ये बाहर आ जाते हैं अपने बिलों से। तो देखिए एक्टिविटी 3 करने वाले हैं हम, ये जानने के लिए कि हाउ आर दीज अडाप्टेड टू द डेजर्ट, कि डेजर्ट में कैसे अडाप्टेशन इनकी कैसे होती है। एक्टिविटी 3 करने वाले इसके लिए, ब्रिंग ए पॉटेड कैक्टस एंड ए लीफी प्लांट। आप अपने क्या करना है इस एक्टिविटी को करने के लिए, एक पॉटेड कैक्टस लेना है, यानी कि गमले में लगा हुआ कैक्टस का प्लांट लेना है, एंड ए लीफी प्लांट, और एक पत्तियों वाला प्लांट लेना है, टू द क्लासरूम, अपने क्लासरूम के अंदर लेके आना है। और उसके बाद द टाई पॉलीथीन बैक्स टू सम पार्ट्स ऑफ द टू प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स के कुछ पार्ट्स पर हम क्या कर देंगे, पॉलीथीन को बांध देंगे, एज वॉज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7, जो हमने चैप्टर 7 में एक्टिविटी नंबर 4 करने के लिए की थी। वेयर वी स्टडीड ट्रांसपिरेशन, तो वहाँ पर हमने क्या स्टडी किया था, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस स्टडी की थी, कि जो पानी है पत्तियों से बाहर निकलता है, ठीक है, वो वाली प्रोसेस हम यहाँ पर करके देखने वाले हैं प्लांट्स के अंदर। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के बाद, लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू आवर्स, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पॉटेड प्लांट जो आपने लिया था, गमले वाला जो प्लांट लिया था कैक्टस का, उसको आपने क्या करना है, सन में रख देना है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में उसको रख देना है, एंड ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू आवर, और कुछ घंटे के बाद उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। व्हाट डू यू सी, तो अब आप क्या देखते हो, जब आप कुछ घंटों के बाद उसको चेक करोगे, कुछ टाइम के बाद उसको चेक करोगे सन में रखने के बाद, तो आप क्या चेक करोगे, क्या देखोगे। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द 2 पॉलीथीन बैग्स, तो क्या जो 2 पॉलीथीन बैग आपने बांधे थे उनके कुछ बॉडी पार्ट्स पे या प्लांट के कुछ पार्ट्स पर आपने जो पॉली बैग बांधे थे और उनको सूर्य की रोशनी में रखा था, तो क्या आपको वहाँ पर कोई डिफरेंस नज़र आता है, क्या उसमें कोई विभिन्नता नज़र आती है, जो वहाँ से पानी की जो अमाउंट मिली है कलेक्टेड, आपने जो वहाँ से पानी की जो अमाउंट कलेक्ट की है उस पॉलीथीन के अंदर से, जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो पानी निकल रहा है उस पौधे से, तो उसमें क्या डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं उस पॉलीथीन बैग के अंदर। डेजर्ट प्लांट्स लूज़ वेरी लिटल वाटर, तो क्या देखेंगे हम कि जो डेजर्ट प्लांट है, जो कैक्टस का प्लांट है, वो क्या करता है, बहुत कम मात्रा में पानी को निकाल पाता है, यानी ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उससे पॉलीथीन बैग पर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में पानी मिलता है हमें थ्रू ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा। द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट्स आर एदर एब्सेंट, या तो वो बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं है डेजर्ट प्लांट में लीव्स, पत्तियाँ, वेरी स्मॉल, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, या तो फिर वो स्पाइन के रूप में होती हैं, तने के रूप में, ठीक है, या फिर वो काफ़ी छोटी होती हैं पत्तियाँ। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, और ये क्या करती है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिड्यूसिंग होता है लॉस का, वाटर का, पानी की जो क्षति होती है, जो हानि होती है, उसमें ये हेल्प करता है कि वो लीव्स से थ्रू ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस द्वारा नहीं निकलता, ठीक है, वो बच जाता है। द लीफ लाइफ स्ट्रक्चर यू सी इन ए कैक्टस, तो जो क्या होता है, सॉरी एक सेकेंड,
द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना उसका यू सी इन द कैक्टस, कैक्टस के पौधे में जब आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरह का देखोगे, ठीक है, इस तरह का देखोगे तो वो क्या होता है, इज़ इन फैक्ट द स्टेम, वो उसकी क्या होती है, स्टेम होती है, वो उसका तना होता है। देखो आपको फिगर में दिखाया गया 9.5 में, 9.5 में आपको कैक्टस दिखाई दे रहा है। कैक्टस ये जो है ना ये असल में इसका तना होता है, क्योंकि अब देखोगे ध्यान से देखना कि अगर आप इसको लीफ कहोगे तो तना कहाँ है, इसका तना तो है ही नहीं, तो ये लीफ नहीं होती, ये बल्कि तना ही होता है, खुद में ये तना ही होता है। सो देखिए एक सेकेंड, फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। तो जो कैक्टस जो कैक्टस प्लांट है उसमें रेगिस्तान में जो मिलता है आपका डेजर्ट में, उसमें जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है वो जनरली स्टेम में होती है। अब हमें ये पता है जो लीफी जो प्लांट होते हैं, ठीक है, पत्तियों वाले जो प्लांट होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस होती है वो तो लीफ में होती है, तो यहाँ पर तो लीफ है ही नहीं, यहाँ पर तो लीफ वाला जो पार्ट है वो स्टेम है, तो फोटोसिंथेसिस भी स्टेम में ही होगी। ऑलराइट, द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद ए थिक वैक्सी लेयर। तो जो स्टेम होती है वो भी एक थिक वैक्सी लेयर से कवर होती है, ढकी हुई होती है, विच हैव टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टी, जो कि हेल्प करती हैं, सहायता देती हैं रिटेन वाटर की अमाउंट को बनाए रखने में उसके कैक्टस की टिश्यूज़ में, ठीक है, उसके उत्तकों में। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सोइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। तो हमारे डेजर्ट में, हमारे रेगिस्तान में, हमारे मरुस्थल में ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि काफ़ी डीप तक जाते हैं, बहुत गहराई तक जाते हैं इनटू द सोइल, सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर को अवशोषित करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट भी होते हैं हमारे रेगिस्तान में जो कि मिट्टी के बिल्कुल गहराई तक जाते हैं पानी को सोखने के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ माउंटेन रीजन। तो हम पढ़ने वाले थे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में, तो जो सेकंड टाइप है हमारा वो है माउंटेन रीजन्स। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। तो ये जो हैबिटेट्स होते हैं ज़्यादातर बहुत ठंडे होते हैं, जो पहाड़ी इलाका होता है ज़्यादातर वो ठंडा होता है, एंड विंडी, और वहाँ पर हवाएं चलती रहती हैं, विंडी होती हैं। इन सम एरियाज स्नोफॉल मे टेक प्लेस इन विंटर्स, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एरियाज़ में, कुछ क्षेत्र में विंटर्स के दिनों में, सर्दियों के दिनों में स्नोफॉल भी हो जाए, यानी कि वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ जाए, बर्फ़ की बरसात भी हो। देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स दैट एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन। तो माउंटेन रीजन में बहुत ज़्यादा विविधता होती है, वेराइटी होती है प्लांट्स में और एनिमल्स में, यानी कि वहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं और अलग अलग प्रकार के एनिमल्स मिलते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6। तो जो फिगर 9.6 में जो ट्री दिखाई गई हैं, क्या आपने इस तरह की ट्रीज़ पहले कभी देखी हैं? तो देखिए 9.6 में 9.6 में ट्रीज़ ऑफ ए माउंटेन हैबिटेट। तो एक माउंटेन हैबिटेट यानी कि जो आपका पठारी क्षेत्र होता है, पठारी जो आपका आवास होता है, उसमें जो इस तरह के प्लांट्स आपने देखे होंगे, कभी देखे हैं आपने? देखे होंगे, सभी ने देखे होंगे, बुक्स वगैरह में भी देखे होंगे। इफ़ यू लिव इन ए माउंटेन रीजन, अगर आप एक माउंटेन रीजन में रहते हो, और हैव विजिटेड वन, या फिर आप किसी पर जाते हो, ठीक है, माउंटेन रीजन पे आप किसी पर जाते हो, यू मे हैव सीन ए लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। आपने इस तरह की बहुत सारी ट्रीज़ को देखा होगा, पेड़ वृक्षों को देखा होगा। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोविंग इन अदर रीजन। लेकिन क्या कभी आपने प्राकृतिक रूप से इन्हीं पौधों को उगते हुए देखा है, किसी भी नेचुरली ग्रोविंग, प्राकृतिक रूप से इनको उगते हुए देखा है किसी और रीजन में, किसी और क्षेत्र में, किसी और जगह पर? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र में ही रहते हैं, माउंटेन रीजन में ही मिलेंगे। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट। तो ये अपने इन हैबिटेट में कैसे, ये जो अडाप्ट कैसे कर पाते हैं, ठीक है, इन कंडीशन में प्रिवेलिंग क्यों होते हैं, कि इन्हीं के लिए विशेष तौर पर क्यों बने होते हैं, यहीं पर ये कैसे एडजस्ट कर पाते हैं। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कॉर्न शेप्ड एंड हैव स्लॉपिंग ब्रांचेस। तो इनकी खासियत क्या होती है कि जो ये ट्रीज़ होती हैं, ये जो वृक्ष होते हैं, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, कॉर्न शेप्ड के होते हैं, ठीक है, इस तरह के कॉर्न शेप के होते हैं, इस तरह के होते हैं,
एंड हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेज, और उनकी जो ब्रांचेज होती हैं इस तरह से टेढ़ी होती हैं, ठीक है, तिरछी होती हैं ब्रांचेज, इनकी शाखाएं। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक, और कुछ की तो इनकी जो लीव्स होती हैं, जो इनकी पत्तियां होती हैं, ऐसे नीडल टाइप होती हैं, ऐसे ऐसे लंबी लंबी होती है, ठीक है, नीडल टाइप होती है, सुई के आकार की होती हैं, सुई की तरह की होती हैं। और वो क्या करती हैं, दिस हैज़ द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली, जो हेल्प करते हैं कि जिससे अगर वहाँ पर रेन वाटर हो रहा है, यानी कि वहाँ पर रेन हो रही है या फिर स्नोफॉल हो रहा है, तो वो इजीली उससे खिसक करके नीचे की तरफ गिर जाती हैं। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर, तो वहाँ पर ऐसे भी ट्रीज़ होंगे जिनकी जो शेप है वो बिल्कुल ही अलग होगी उनसे, जो कि होते हैं हमारे ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द माउंटेन, जो कि माउंटेन्स में और भी होते हैं, उनसे भी अलग होती है। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशंस टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स, उनके उनके अंदर अलग अलग प्रकार से अडेप्टेशन होता होगा सर्वाइव करने के लिए माउंटेन्स पर, उन पठारों पर, ठीक है। अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं, इवन हमारे माउंटेन्स पर भी, हमारे पठारों पर भी। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशन देयर, ठीक है, जो एनिमल्स रहते हैं इन रीजन्स में, माउंटेन रीजन पे, वो भी अडेप्टेड होते हैं, वो भी उन जगह के लिए आदी हो चुके होते हैं। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड, तो उनमें जो जैसे फिगर 9.7 में दिखाए गए हैं आपको एनिमल, 9.7 में देखो, जैसे ए पार्ट में ये दिखाया हुआ है, बी में याक है, 3 में ये है, तो देखिए फर्स्ट में है स्नो लिपार्ड, ठीक है, लिपार्ड बोला जाता है, स्नो लिपार्ड। याक है सेकंड में, एंड थर्ड वन इज़ माउंटेन गॉट, ये माउंटेन की गॉट है जो हमारी, ठीक है, पठारी क्षेत्र पे जो बकरियां होती हैं। आर अडेप्टेड टू द माउंटेन रीजन हैबिटेट्स, जो कि माउंटेन हैबिटेट्स में, यानी कि जो पठारी जो हैबिटेट है, आवास स्थल है, उसके लिए वो हो जाती हैं, हैबिचुअल हो जाती है उसमें रहने के लिए, अडेप्टेशन कर पाती है वहाँ पर अच्छे से। दे हैव थिक स्किन, उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, उनकी त्वचा जो है वो थिक होती है, मोटी होती है, और फर, उनके जो फर होते हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड, उनको सर्दी से बचाने के लिए उनके जो फर होते हैं, फर ये छोटे छोटे जो रोम से बाल से होते हैं, इनको बोला जाता है। फॉर एग्जांपल याक हैव लॉन्ग हेयर, जैसे कि जो याक होता है उसके लंबे बाल होते हैं, टू कीप दैम वार्म, उनको गर्म कर रखने के लिए, तो जो याक के जो लंबे लंबे बाल होते हैं वो उनको गर्म रखने के लिए उपयोगी होते हैं, और उसके जैसे वो वहाँ पर अडेप्टेशन कर पाते हैं, अच्छे से वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। स्नो लिपार्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी, जो स्नो लिपार्ड होता है ये फर्स्ट ही दिखाया गया है ए पार्ट में, इसको स्नो लिपार्ड बोलते हैं। इसके क्या होते हैं हमारे, इसके थिक फर होते हैं, यानी कि जो इसके ये जो फर है, ये जो बाल हैं, ये छोटे छोटे रोए हैं, ये मोटे होते हैं काफ़ी, ठीक है, एक मोटी लेयर बनाते हैं। सेकंड देखिए ये हमारा याक दिया गया है, थर्ड में हमें दिया गया है माउंटेन गोट। इंक्लूडिंग फिट एंड टोय, तो उनका जो पैर होता है और उसके साथ उनके नीचे जो पैर के नीचे वाला जो पार्ट होता है टोई, उनके पंजे भी इसी तरह से होते हैं कि वो इजीली वहाँ पर रह पाते, सर्वाइव कर पाते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो, तो ये जो चीज़ें हैं ये उसको हेल्प करती हैं जब वो स्नो पर, यानी कि बर्फ़ पर जब चलता है तो उसके फीट और उनके जो टॉय हैं वो उसको हेल्प करते हैं। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स, जो जो माउंटेन गोट होती है उसकी स्ट्रॉन्ग हूव्स होती हैं, ठीक है, जो उनके पैर के पंजे होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स, तो जो पठारी क्षेत्र, यानी कि जो पथरीला जो एरिया होगा, जो स्लोप होगी, वहाँ पर वो अच्छे से रन कर पाती हैं, दौड़ कर पाती हैं ऑफ द माउंटेन्स के जो रॉकी स्लोप्स होंगे वहाँ पर वो अच्छे से दौड़ पाते हैं। जो तिरछा एरिया होगा ना, जहाँ पर रॉक्स पड़ी होंगी, वहाँ पर भी वो आसानी से चल पाती हैं। एज वी गो अप इन द माउंटेनियस रीजन्स, जैसे ही हम पठारी क्षेत्र में ऊपर की तरफ जाएंगे, द surrounding change and we see different kinds of adaptations at different हाइट्स, तो क्या होता है सराउंडिंग, जो हमारे आसपास का क्षेत्र है वो चेंज होता रहता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, माउंटेन्स रीजन में, तो जो हमारे आसपास का जो एरिया है वो चेंज होता रहेगा, और जो क्या होगा, जो अडेप्टेशन एट एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट्स, तो हम अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग अडेप्टेशन देखेंगे, अलग अलग प्लांट्स देखेंगे, अलग अलग तरह के वहाँ पर एनिमल्स देखेंगे कि कौन से एरिया में किस तरह के एनिमल्स हैं, किस तरह के प्लांट्स हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो ग्रास लैंड है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में।
ये हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एक ही पार्ट रह गया है, ग्रासलैंड पढ़ने वाले हैं जहाँ पर हम, उसके बाद फिर हम वाटर एक्वेटिक हैबिटेट को स्टार्ट करेंगे. सो ओके स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन. इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस आवर फर्दर टॉपिक्स फॉर दिस चैप्टर from class 6. So if you have not watched my previous class videos, then please visit to them directly by clicking on the link I will give you in the description box. So please visit and watch my video thoroughly, and please do like, comment and share my videos with your friends. Thanks for watching. Thank you so much.